हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? निकू, श्वेता, अमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गौरव, राम राम, बिल्कुल राम राम। प्रियल, गुड आफ्टरनून। नीतू, गुड आफ्टरनून। मनोज, गुड आफ्टरनून। सोनाली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सारे बच्चे? जल्दी से आएं। और फिर आज स्टैटिक्स का शुरुआत करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करके। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करके और फिर हम स्टैटिक्स का क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। कोई बात नहीं, अमित रिकॉर्डेड कर लेना। शशांक, रूज, रूपा, निशु, मुकेश, पवन, नूर सभा, अमित, प्रवीण, जितेंद्रा, नमस्ते नमस्ते। सुरभि, ममता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नितिन, अर्चना, मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हो? तुम बताओ कैसे हो? अवंती, सुभाष, नमस्ते नमस्ते। अजय, थैंक यू। निकू, एकता, गुड आफ्टरनून। सोहेल, हेलो। हिमांशु, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून भाई। आज बिल्कुल बाहर लग रहा हूँ। ये एक्चुअली ये दोनों शर्ट साथ ली थी, वो ग्रीन वाली शर्ट और ये वाली साथ ली थी, तो आज मैंने ये पहन ली। ठीक है, थैंक यू प्रवीण। विशाखा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अर्चना, दीपांजलि, साई, गुड आफ्टरनून। किरण, प्रिया, गुड आफ्टरनून। चलो, तो जितनी गार्डन जैसी मेरी शर्ट है उतनी गार्डन जैसी शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो आज हमें पहले करना है, थैंक यू अमित। तो हमें क्या करना है, आज पढ़नी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये करके और फिर हम चल पड़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ये करके जल्दी से और फिर हम करेंगे हमारा स्टैटिक्स का शुरुआत। आज ही कर देंगे स्टैटिक्स की शुरुआत, ठीक है? तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है राखी, चलो करें शुरू। थैंक यू साई। चलो शुरू करें। देखो, कहता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी। कहता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, प्रणाम, नमस्ते। गरिमा, दिवाकर, जल्दी से आ जाओ। आशीष, राधे राधे। उपासना, चलो विकास, शुरू करें। 6 अगस्त के नोट्स नहीं डले हैं क्या? चलो मैं आज बोल दूंगा हरविंद्र, 6 अगस्त वाले मैं बोल दूंगा, ठीक है? हो सकता है छूट गए हो, मैं करवा दूंगा। कहता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन which is obtained, हाँ बस एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है अवंती, वेरी गुड। चलो राम राम, गुड आफ्टरनून सभी को भाई। ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय differentiating the curve without any elimination of constants, ठीक है? ये है सर आपका बाइलिंगुअल मैच नहीं है गौरव, वो एक ही है जो है। ये बारी बारी सुरभि रोज कमेंट करती है, इसको देखेंगे सुरभि, बिल्कुल करवा देंगे। dy/dx इज इक्वल टू secant x प्लस वाई, ठीक है? हाँ ये टॉपिक पूछ सकता है, बिल्कुल ये टॉपिक पूछ सकता है। तो a differential equation is which is obtained directly by differentiating the curve without any elimination of constants। देखो क्या कह रहा है, मान लो तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो जैसे x dx प्लस का y dy इज इक्वल टू 0। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? तो पहले तो डेफिनेशन समझो, जो तुमने ये वाली कंडीशन पढ़ी हुई है, ये चेक करने का तरीका है। तुम्हें पता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है।
तुम्हें अच्छे से पता है, ये सभी बच्चों को पता होगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होती है जब डेल एम ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स होता है ना। पर ये क्या है, ये चेक करने का एक टेस्ट है, एक तरीके से ये क्या है, एक टेस्ट है जिसे हम चेक करते हैं। पर एक्चुअल में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो समझो। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग द कर्व विदाउट एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट। तुम्हें एक कर्व दे दिया, तुम्हें एक कर्व दे दिया और उसका अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दो और उससे सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना भी ना पड़े, सीधी क्या आ जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि एक कर्व ये है एक्स वाई प्लस का सी, मान लो ये कर्व है एक्स वाई प्लस का सी, ठीक है, एक्स वाई प्लस का सी, ठीक है। हाँ, डेल एम ओवर डेल वाई होता है ना, सॉरी डेल एम ओवर डेल वाई होता है, एक्स वाले के साथ वाई आता है, एन वाले के साथ एक्स होता है, सॉरी। हाँ ये देख लेना, अभी इसको हटाओ, अभी इसको हटाओ, हाँ उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, उसको हटाओ। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, डेफिनेशन को समझो। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, उस पर मत जाओ, अभी मैं उस पर जाऊंगा, उससे पहले यहाँ आओ। मैं कह रहा हूं कि मान लो ये कर्व दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है, और इस कर्व का अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं, इस कर्व का मैं एक बार क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, एक बार क्या कर दूं इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इस कर्व का एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो x एज इट इज हो जाएगा, x एज इट इज हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy, प्लस में y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx, और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अगर मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दूं तो डायरेक्टली क्या मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिल गई, बताओ, क्या डायरेक्टली मेरे को ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिल गई? हाँ है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो कांस्टेंट्स को रिमूव किया, वो अपने आप हो गया, वो कांस्टेंट अपने आप रिमूव हो गया, और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है, कोई भी और काम नहीं करना, सीधा डेरिवेटिव करते ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, इफ डायरेक्टली द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड विदाउट एनी ए सिंगल स्टेप, ठीक है, बिना एक सिंगल स्टेप के भी अगर सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है, ये बात समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या कह रहे हैं, अगर एक कर्व दिया, उसका सीधा डेरिवेटिव कर दिया, कोई स्टेप नहीं करना, कोई नया स्टेप नहीं लगाना, सिर्फ डेरिवेटिव कर दो। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन के आ गई। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। अब हर हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, हमें तो क्या मिलती है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, हमें वो देगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन और पूछेगा क्या ये एग्जैक्ट है। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे कि ये किस कर्व से बनी है, ये ज्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। ये कैसे पता लगाएंगे कि ये किस कर्व से मिली है, तो हमें फिर इसको टाइप बना के सोल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आया, फिर सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि ये वापस आ रही है कि नहीं आ रही। काफी लेंथी प्रोसीजर है, काफी लेंथी प्रोसीजर है कि भाई मान लो मैंने कह दिया इसको चेक करो, क्या ये तुम्हारी वो है, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट है, तो तुम क्या करोगे, सोल्व कर दोगे। ये तो सोल्व हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ और देख लोगे कि ये सोल्व कैसे होगी, है ना। पर यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड आ गई तो उसके सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी। उसके सॉल्यूशन में क्या आएगी, अच्छा ये उल्टा लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन वो लिख लो, हाँ दिक्कत है भाई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको एक्स डी वाई लिख लो, इसको एक्स डी वाई और वाई डी एक्स लिख लो इज इक्वल टू 0। हाँ ये लिखो ना, फिर बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, राखी ने बोला है। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डायरेक्टली इस कर्व से सीधी मिल रही है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसका सॉल्यूशन करें, हमें क्या करें, एक तरीका तो यह है इसका सॉल्यूशन करें और सॉल्यूशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके देखें, ठीक है, अगर आ गया तो एग्जैक्ट, नहीं तो एग्जैक्ट नहीं। तो ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमने इसके लिए क्या किया, एक रिजल्ट तैयार किया, हमने इसके लिए क्या किया, एक रिजल्ट तैयार किया। वो रिजल्ट में क्या कहता है, वो कहता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कहता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन
एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर एक डिफरेंशियल, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दीपक, कमेंट ही पहला देखा है मैंने अभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी एक्स इज एग्जैक्ट। वो कहते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी इफ वो कहता है अगर m का मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं y के रिस्पेक्ट में, और अगर n का मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं x के रिस्पेक्ट में, और अगर वो बराबर आ जाए, अगर मैं m का पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं y के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं n का पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं x के रिस्पेक्ट में, और अगर वो इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए हमें ये करना होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें ये करना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया कि मान लो 2x प्लस 3y प्लस का 8dx प्लस का 9y प्लस का 3x प्लस का 9dy इज इक्वल टू 0। हाँ, dy इज इक्वल टू 0। तो मैं तुमसे पूछूं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट की हिंदी बताओ भाई आशीष को और आदर्श को। हाँ, आशीष पूछ रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हिंदी क्या होती है ये बताओ, और साथ साथ ये भी बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? गुड आफ्टरनून गीता। देखो तो यहां पे m का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये m का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, n का काम कर रहा है। ये m का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, ये क्या लिख दिया, वास्तविक। वास्तविक तो वो तो वैसी हो गई यार, इंग्लिश में ओरिजिनल वो तो वैसी वाली होगी। मैथमेटिकल क्या होगा, मैथमेटिकल क्या होगी ये बताओ। मैथमेटिकल क्या होगी, एग्जैक्ट देख लेना यार, देख लेना, अब कोई बता भी नहीं रहा है। तो अगर मैं m का पार्शियल डेरिवेटिव करूं y के रिस्पेक्ट में, अगर मैं m का पार्शियल डेरिवेटिव करूं y के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0। देखो x का करोगे तो 0, और इसका करेंगे तो 3y का हो जाएगा 3, ठीक है, 3y का हो जाएगा 3। और अगर n का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 9y का 0, 3x का 3 हो जाएगा। 9y का 0 और 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अब बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है बिल्कुल निधि, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब बात ये आती है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, मान ली कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो कहता है अब नेक्स्ट में आता है सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा हमें ये देखना है। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से क्या होता है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से क्या होता है। वो कहता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर देंगे, हम डिफरेंशियल जो इक्वेशन थी उसमें से m और n देख लेंगे, और हम क्या करेंगे, m का इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। हम m का इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, पर इस इंटीग्रेशन के अंदर हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। वो कहता है कि हम m का इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, पर हम यहां पे y को कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे। प्लस में वो कहता है फिर हम n का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तुमने y को यहां पे कांस्टेंट रख दिया, तो मैं यहां से x को हटाई दूंगा, मैं यहां से क्या कर दूंगा, x को हटाई दूंगा,
ठीक है, तो यहां पे n की जगह ये भी लिख सकते हो कि टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, उसके अंदर x आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पे तो हमने y को कांस्टेंट रखा था, यहां पे हम क्या कह रहे हैं, n में से सिर्फ वो टर्म्स ले लो जिसके अंदर x नहीं है, जिसके अंदर क्या नहीं है, x नहीं है। ठीक है, तो x ना हो तो मतलब या तो कांस्टेंट होगा या फिर y वाली होंगी, या तो कांस्टेंट होंगी या फिर y वाली होंगी, और उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम y के रिस्पेक्ट में और इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे कोई बात नहीं, रहने दो, मत दो हिंदी, कोई बात नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू विशाखा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने देख ली एग्जैक्ट है या नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख ली एग्जैक्ट है या नहीं। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कर देंगे m का, तो जो m था उसको u का यूं लिख दो, जो m था उसको क्या लिख दो, u का यूं लिख दो, 3x प्लस 2x प्लस का 3y प्लस का 8 dx, 3x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 8 dx। यहां पे हमें क्या रखना है, y को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और दूसरे में क्या बताया तुम्हें, इंटीग्रेशन कर देना है n का, दूसरे में बताया तुम्हें इंटीग्रेशन कर देना है n का, पर वहां पे x की टर्म लेनी ही नहीं, वहां पे हमें x की टर्म लेनी ही नहीं, तो x की टर्म ये इकलौती है, इसको छोड़ दो, यहां पे x की टर्म ये इकलौती है, इसको छोड़ दो, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 9y प्लस का 9 dy इज इक्वल टू सी। और अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन। y को कांस्टेंट मानना है, तो इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और 3y का क्या हो जाएगा 3xy प्लस का 8x, 3xy प्लस का 8x, ये हो जाएगा 9/2 y स्क्वायर प्लस का 9y और इज इक्वल टू सी। ये तुम्हारा फाइनल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इज इट क्लियर, बोलो इज इट क्लियर, हाँ है ना। तो इस तरह हमें क्या करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। घटना चक्र करप्ट बता रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर नॉट अटेंडिंग योर लाइव क्लासेस, माय एग्जाम इज नियर, सर आई रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द चैप्टर जिसमें पेपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस चैप्टर आर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर, बाइनोमियल सीक्वेंसेस, कोनिक सेक्शन। माय एग्जाम इज पोस्टपोन टू 18th। कोई दिक्कत नहीं है सीमिता, तब तक इनमें से कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे। बस गरिमा का कर लेते हैं जैसे तैसे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा, इसके आगे का काम मेरे को कोई क्वेश्चन में दिखा नहीं, इसके आगे की कोई भी चीज मेरे को तुम्हारे सिलेबस में दिखी नहीं। ठीक है, कोई टीजीटी पीजीटी का मेरे को क्वेश्चन दिखा नहीं। कई बार क्या होगा कि जो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस का n dy, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं होती। व्हेन m dx प्लस n dy इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जैक्ट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं। और एग्जैक्ट किसकी हेल्प से बनाते हैं, एग्जैक्ट बनाते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। एग्जैक्ट बनाते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है तुम्हारा IF, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं जो कि फंक्शन ऑफ XY होता है। जो XY का फंक्शन होता है, उस XY के फंक्शन को हम इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से गुना करवा देते हैं। हम क्या करते हैं, उस XY के फंक्शन को हम क्या करते हैं, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से गुना करवा देते हैं। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से जब गुना करवा देते हैं तो क्या होता है कि ये और ये जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं m और n का, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो पार्शियल डेरिवेटिव तुम्हारा क्या बन जाएगा,
वो पार्शियल डेरिवेटिव तुम्हारा सेम आ जाएगा दोनों का। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, उसको एग्जैक्ट बनाते हैं। अब यहां पे 5 केसेस बनते हैं मेरे हिसाब से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट सीखोगे, उसके 5 रूल्स हैं। 5 रूल्स है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकलेगा, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी है तो ये निकलेगा। मेरे हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम ऑप्शन में से देख देंगे तुरंत। जितनी देर में तुम कैलकुलेट करोगे इतने ऑप्शन में से ही बता दोगे, मल्टीप्लाई करवा के पार्शियल डेरिवेटिव कर देना। मेरे हिसाब से रूल्स पढ़ने की कोई समझदारी नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो मैं रूल्स पढ़ा देता हूं, अभी नहीं जरूरत पड़ी क्वेश्चंस के हिसाब से तो रहने देंगे। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, देखो पहले। ठीक है, कुछ एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, हम्म, ये देखो जैसे कि ये कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस का 2x स्क्वेयर वाई माइनस का y माइनस का ax स्क्वेयर dx इज इक्वल टू 0। इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तुम्हें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है p dx ही है ना, e की पावर p dx। तो पूछ रहा है कि देन p इज, तो p की वैल्यू क्या होगी, तो पूछ रहा है p की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट वाला पार्ट तुम्हें कह रहा है, ये तो मेरे को लग रहा है लीनियर से भी हो जाएगा, ये तो मेरे को लग रहा है लीनियर से भी हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का ax क्यूब अपॉन में x माइनस x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर b कह रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन है ना, ये तो आसान, हाँ ये टीजीटी में ही आया हुआ है क्वेश्चन। देखो e की पावर p dx तो तुम्हें पता है लीनियर का होता है, तो बस ये p की वैल्यू पूछ रहा है। e की पावर p dx तो लीनियर का होता है, तो ये तो लीनियर के हिसाब से p की वैल्यू पूछ रहा है। तो तुम dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो, dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो, उसके अंदर से p आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, करो जरा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, तुम इतने इसको dy बाई dx की फॉर्म में रिड्यूस करो। ये एग्जैक्ट का नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट के हिसाब से भी कर सकते हो पर लंबा पड़ेगा, एग्जैक्ट के हिसाब से भी कर सकते हो पर ये लेंथी पड़ेगा। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। dy बाई dx की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस बन जाएगा और इसको इससे डिवाइड करवा दो, इसको इससे क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। तो ऊपर तो बचेगा तुम्हारा x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे बनेगा तुम्हारा 2x स्क्वायर वाई माइनस का y और माइनस का ax स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहां से x का कोफिशिएंट अलग करवाओ, यहां से x का कोफिशिएंट अलग करवाओ। तो x का कोफिशिएंट कैसे अलग करोगे, देखो x का कोफिशिएंट अलग कैसे करोगे, ये देखो उल्टा लिख दिया गया मैंने फिर से, अरे यार ये फिर से उल्टा लिख दिया मैंने, मैं ये हमेशा उल्टा लिख देता हूं। ये वाला ऊपर आएगा क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन में तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, तो उल्टा लिख दिया, इसका मतलब ये है। तो x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है। ठीक है, तो देखो माइनस को अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस का y और प्लस का ax स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट कंपेयर करो ऊपर से, y का कोफिशिएंट देखो, y वालों को कॉमन ले लो, तो जब y वालों को कॉमन लोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में ax स्क्वायर
और अपॉन में क्या आ जाएगा x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, y से अलग अलग डिवाइड करवा दो तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस का ax स्क्वायर अपॉन में x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ, ये वाली टर्म ही p बनेगी, ये वाली टर्म ही p बनेगी। तो जब इसको उठा के इधर ले लाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 1 माइनस, हाँ तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, ये डी लिखना पड़ेगा, बी क्यों लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डी लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये देखो, ये एक क्वेश्चन ये आ गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, इसको कर लो। कह रहा है सोल्व y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x प्लस वाई। चलो एक क्वेश्चन कर लो, ये मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा। dy बाई डी एक्स है, ये y है कि क्या है, ये शायद y डैश होना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। ये क्या लिख दिया भाई, y क्यों लिख दिया यहाँ पे, शायद y डैश होगा या तो इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है y प्लस 10, y प्लस 10। अधूरा क्वेश्चन है ये, क्या है। लास्ट में साई ऐसे किया कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म उठ के इधर आ जाएगी, ये वाली टर्म जो है वो उठ के इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये p तो बनेगा और ये वाली टर्म तुम्हारी q बनेगी, ये वाली टर्म तुम्हारी q बनेगी। ये क्वेश्चन तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, देख के बताओ। dy बाई डी एक्स, और ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, इसने तो ऑप्शन लिखे हैं, ये एक ऑप्शन तो ये लिखा है, दूसरा ऑप्शन लिखा है y माइनस 10 इज इक्वल टू सी। ये क्या ऑप्शन लिखा है, 10 के अंदर क्या है, 10 के अंदर क्या है, तीसरा ऑप्शन भी यही है, चौथा है नन। मैं एक तो इन बुक वालों से दुखी हूं भाई, मैं एक तो इन बुक वालों से दुखी हूं। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन को हम खुद से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनको छोड़ो ऑप्शंस को, ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन सारे गलत हैं। अब देखो ये टाइप कुछ भी नहीं बन रही है, ये जो है ये कोई भी टाइप नहीं बन रही है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस वाई है, तो क्यों ना जो सबसे बकवास की चीज है उसको सब्सटीट्यूट कर लिया जाए। मेरे पास ये तो घटना चक्र में से करवा रहा हूं मैं, जो मैंने सिलेबस में अपलोड करवाई हुई है, जो मैंने सिलेबस में अपलोड करवाई हुई है उसमें 20th क्वेश्चन है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर लो, x प्लस वाई को कुछ भी u पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई को u पुट कर लोगे तो यहां पे 1 हो जाएगा, प्लस का dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा तुम्हारा du बाई डी एक्स, ये बन जाएगा तुम्हारा du बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी du बाई डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा तुम्हारा सीकेंट u, ये बन जाएगा तुम्हारा सीकेंट u। मैं अच्छा हूं राकेश, तो जो तुम्हारा du बाई डी एक्स है वो आ जाएगा तुम्हारा सीकेंट u और प्लस का 1। अब क्या कर देंगे हम, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, बस आज चलेगा। हाँ मेरा एडिशन पुराना है बिल्कुल, तो du अपॉन में सीकेंट u प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये है। अब क्या कर दो, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब क्या कर दो, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो LHS में करोगे तो सीकेंट u को लिख देंगे 1 ओवर कोस u प्लस का 1, कोस में कन्वर्ट कर देते हैं du, और RHS के अंदर तो dx ही है। यहां पे एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, कोस u du अपॉन में 1 प्लस कोस u। यहां पे अभी dx ही रहने दो, क्योंकि इसका नेचर देखेंगे, लोग में गया तो लोग मानेंगे, कोई नहीं, आंसर आ जाएगा अपने आप, ऑप्शन ही तो गलत है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, एक जोड़ दूं एक घटा दूं,
एक जोड़ देता हूं और एक घटा देता हूं, 1 प्लस कोस यू डी यू। अब क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो जब सेपरेट करोगे तो डी यू माइनस में डी यू अपॉन में 1 प्लस कोस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स। अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, u का डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, इंटीग्रेशन कर ही दो चलो, और 1 ओवर कोस u को क्या लिख लेंगे, 2 कोस स्क्वायर u बाई 2, और इज इक्वल टू में x प्लस सी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा u माइनस 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वायर u बाई 2 डी यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 u बाई 2, और u बाई 2 का जो 1 बाई 2 है वो भी डिवाइड में आएगा, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहां पे 1 बाई 2 से 1 बाई 2 तो हो गया तुम्हारा कैंसिल, तो ये तुम्हारा बन गया u माइनस टेंजेंट ऑफ u बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब u की जो वैल्यू मानी है वो रख दो, u की वैल्यू हम क्या मान के चले, x प्लस वाई, तो u की वैल्यू x प्लस वाई रख देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो x से x तो कट गया, x से x तो कट गया, तो ये बन गया तुम्हारा y माइनस टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये भाई फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो ये डाउट आ रहा था 3-4 बच्चों का लगातार, तो मैंने करवा दिया, ऐसा तो कुछ खास था नहीं। कोई दिख ही नहीं रहा है एग्जैक्टनेस का, कोई एग्जैक्टनेस का क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है भाई। कर लोगे क्या एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन, स्टैटिक शुरू कर लें, क्या कहते हो, स्टैटिक शुरू कर लें? ये फालतू का सवाल पूछा हुआ है, पूछ रहा है एग्जैक्ट कब होगा, तो कंडीशन दी हुई है डेल एम ओवर ये, डेल एन ओवर ये तो कर दोगे। थैंक यू प्रदीप। कर लेना यार एग्जैक्ट के, मैंने पढ़ा दिए तुम्हें, कोई दिखे क्वेश्चन जब बात बने। एग्जैक्टनेस की कंडीशन ही पूछ रखी है 2-3 बार, तो 2-3 बार तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन ही पूछ रखी है। हो जाएगा, कर लेना, मैंने तो सारा सब खत्म हो गया और मेरे को तो दिखा नहीं, मेरे को तो कोई दिखा नहीं। अब कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स शुरू, ठीक है। अच्छा कहां से करवाऊंगा, ये देखो मेरे पास ग्रेजुएशन की मेरी फटी पुरानी बुक पड़ी है, सिली हुई सिली हुई बुक पड़ी है। हमारे हरियाणा में जीवनसन पब्लिकेशंस है, ठीक है, जीवनसन पब्लिकेशन है। यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो हरियाणा के बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। जो यहाँ के बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा, वो जीवनसन पब्लिकेशन आती है, जो MDU KU जितनी भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उन सब में फॉलो होती है ये बुक। तो मैं भी इसी से करूंगा, बेसिक सी बुक है, आसान सी बुक है, इससे कवर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको फॉलो कर लेना, देख लो, नेट वेट पे मेरे को नहीं लगता मिलेगी, मिल जाएगी वैसे शायद, पर बाकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th का टॉपिक नहीं है भाई, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, BSc का टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स 12th का टॉपिक नहीं है, स्टैटिस्टिक्स 12th का टॉपिक नहीं है, ग्रेजुएशन का टॉपिक है। समझ आ गई बात? तो आज थोड़े से बेसिक्स पढ़ लेते हैं, एकदम बेसिक पढ़ लेते हैं, नहीं तो ऊपर से जाएगा। आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, जिस बच्चे को आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में मोस्टली बेसिक ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आज कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आज बस इससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या होगा, कोई नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से पढ़ो बस, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास बुक नहीं है कोई समस्या नहीं, मैं यहाँ पे सारा करवा दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे सारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ही पढ़ लेना, ठीक है। कर लेंगे, सारा कर लेंगे, धीरे धीरे बारी बारी चलेंगे सिलेबस के हिसाब से। आज पहले इससे हाय हेलो तो कर लो,
मेरे को खुद आए एलो करनी पड़ेगी, मेरे को पढ़ाए हुए खुद बहुत टाइम हो गया, मैंने ग्रेजुएशन में कभी पढ़ाया था, इसको 3-4 साल हो गए पढ़ाए। ठीक है, नहीं आर डी शर्मा का कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अच्छे से तुम्हारी थ्योरी बहुत अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। तो स्टैटिस्टिक्स को शुरू करते हैं, स्टैटिक्स को शुरू करते हैं। दो चीजें होती है, एक तो होती है स्टैटिक्स और एक होती है डायनेमिक्स। एक होती है स्टैटिक्स और एक होती है डायनेमिक्स। जनरली ये बोलते हैं कि स्टैटिक्स की जो स्टडी होती है वो होती है जब एक सिस्टम जो है, हाँ एकदम धीरे धीरे करो ना, कमेंट रोक लो एकदम ध्यान से, अब एकदम कमेंट रोक लो एकदम ध्यान से और सुन लो, क्योंकि आज की क्लास नहीं सुनोगे तो अगली 4-5 क्लासें बेकार जाएंगी तुम्हारी, स्टैटिक्स साफ हो जाएगा। आज की क्लास सुन लो ध्यान से, जिस बच्चे को आता है वो भी सुन ले, ध्यान से शांति से सुन ले। ठीक है, मैं भी अपना तैयार कर रहा हूं बेसिक, मैं भी अपना तुम्हारे साथ ही बेसिक तैयार करूंगा, मेरे को नहीं रटा पड़ा है, मैं साथ साथ आज अपना रिकॉल करूंगा चीजें। ठीक है, और तुम भी अपनी रिकॉल कर लो, मेरे को भी पढ़ाए काफी टाइम हो गया, क्योंकि बकवास का टॉपिक है, एकदम फालतू का टॉपिक है। ठीक है, अपने किसी काम का नहीं है, फिजिक्स वालों का है, पर करना तो पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो आज सारे तुम और मैं अपना बेसिक्स तैयार कर रहे हैं, तो शांति से सुन लो। जहां पे तुम्हें लगे कि सर आप कुछ गलत बता रहे हो, मेरे को बेझिझक बता देना, मैं सोच लूंगा, एक बार हो सकता है कुछ गलत बता दूं। ठीक है, तो चलो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स शुरू करते हैं। तो जनरली स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को बोला जाता है कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो है ना, वो स्टडी होती है जब एक सिस्टम रेस्ट पे होता है और जब एक सिस्टम किस में होता है, मोशन में होता है। अब इसकी हिंदी मेरी तरफ से मत एक्सपेक्ट करना। ठीक है, ये दीपक बता रहा है स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, स्थिति और गति। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली क्या है कि हम बोलते हैं कि डायनेमिक्स जो है ना, हम पढ़ते हैं कब, स्टडी व्हेन सिस्टम इज मोशन, सिस्टम इज इन मोशन। जब हमारा सिस्टम किस में होता है, मोशन में होता है, तो उसके अंदर जब हम एक सिस्टम को स्टडी करते हैं, जब हम सिस्टम के अंदर, जब हमारा सिस्टम मोशन में होता है और उसके अंदर जब हम स्टडी करते हैं सिस्टम को, तो वो जो स्टडी होती है वो डायनेमिक्स के अंदर होती है। और यहां पे रेस्ट में नहीं बोलेंगे, एक्चुअली में यहां पे जनरली बोल देते हैं रेस्ट में, पर हम बोलेंगे कि स्टडी होती है कब, स्टडी ऑफ सिस्टम, स्टडी ऑफ सिस्टम when it is in equilibrium, study of system when it is in equilibrium। तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जब होता है तब हम पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सिस्टम के अंदर तो कुछ भी चेंजमेंट हो रहा हो। इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है कि सिस्टम के अंदर अंदर तो कुछ भी हो रहा हो, पर ओवरऑल सिस्टम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ओवरऑल सिस्टम के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे कि देखो, मान लो यहां पे एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो एक ये बॉक्स रख दिया, एक बॉक्स रख दिया, तो यहां पे इधर से एक इंसान इसको फोर्स लगा रहा है, इसको धक्का मार रहा है इस बॉक्स को, और यहां से भी एक इंसान इसको धक्का मार रहा है। पर ये दोनों के दोनों जो पर्सन है, ये दोनों के दोनों पर्सन है, ये सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से सेम प्रेशर, सेम दम लगा के इसको क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। तो अब तुम्हें पता है जब तक सेम प्रेशर सेम फोर्स लगता रहेगा दोनों तरफ से, जब बल दोनों तरफ से सेम लगेगा, जब बल दोनों तरफ से क्या लगेगा, सेम लगेगा, तो ये मूव नहीं करेगा। अब अंदर अंदर तो इसमें सिस्टम तो काम कर ही रहा है, अंदर अंदर तो चीजें काम कर ही रही है, पर ओवरऑल ये ऐसा लग रहा है कि एक जगह रुका हुआ है, ओवरऑल ये लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ये रुका हुआ है एक जगह। तो ये वाली जो स्टेट है, इधर से भी एफ बल लग रहा है, इधर से भी एफ बल लग रहा है, तो ओवरऑल जो सिस्टम है उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। जो लिख रहे हो तुम, साम्यावस्था, साम्यावस्था देख लेना हिंदी में सही लिखा है कि नहीं लिखा, समझ जाना। साम्यावस्था, साम्यावस्था मतलब सब कुछ सम हो जाए, तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल आदर्श। तो ये होता है तुम्हारा मोशन के अंदर और ये होता है इक्विलिब्रियम के अंदर। तो पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा और ये इसके अंदर यूज भी होगा डायनेमिक्स के अंदर। अब स्टैटिक्स के अंदर कुछ बेसिक सी चीजें तुम पढ़ोगे, जो तुम्हारे सामने वर्ड्स आएंगे,
जो हमारे स्टैटिक से क्वेश्चन उनमें कुछ कुछ वर्ड्स लिखे मिलेंगे। आज मैं वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं, कल से हम मेन टॉपिक पे चल पड़ेंगे। तो आज टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है एक पार्टिकल क्या होता है, हर जगह लिखा मिलेगा तुम्हें पार्टिकल क्या होता है। एक पार्टिकल से क्या समझते हो, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है, देखो एक हम बोलते हैं एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट, एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट होता है विद नो मास एंड नो डायमेंशन। हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसके अंदर ना तो कोई मास है, ना तो उसके अंदर कोई मास है, मतलब उसका कोई भी वेट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और वो इनफाइनाइटली स्मॉल। हम इतना एज्यूम करते हैं, पार्टिकल को बोलते हैं कण। चलो ठीक है, बताते चलो, मैं लिखता चलूंगा। तो कण क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसका हम मानते हैं कि वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, मतलब उससे छोटा कुछ है ही नहीं। तो इनफाइनाइटली स्मॉल होने का मतलब कि उसके अंदर ना तो कोई मास है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी मैटर नहीं है, ठीक है, और उसकी डायमेंशन भी कुछ नहीं है। डायमेंशन मतलब ना तो उसकी कोई हाइट है, ना उसकी विड्थ है, ना उसकी कोई लेंथ है। उसकी डायमेंशन भी हम हमारी तरफ से नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, बस वो पार्टिकल है, हम उसको ये मान के चलेंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम ये मान के चलेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मास का मतलब द्रव्यमान, कि उसके अंदर द्रव्यमान क्या है ही नहीं। गीता क्या कह रही है, नहीं ये टॉपिक एचटेट में नहीं आता, एचटेट में कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो ना तो उसकी कोई डायमेंशन है, ना ही उसके अंदर कोई मास है, इसको हम बोलते हैं पार्टिकल, ठीक है अवंती। अब आता है तुम्हारा पार्टिकल के बाद एक आता है रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी क्या होती है। पार्टिकल के बाद आती है कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। ये समझना है कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। वो कहता है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है। एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है, पर वो होनी कैसी चाहिए। कह रहा है उसके अंदर अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लूं, उसके अंदर अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स अगर ले लूं, ए और बी, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लूं, तो वो कहता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसकी हिंदी है दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड। पता नहीं क्या क्या हिंदी सिखा दोगे। तो कहता है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कैसी हो, उसकी कुछ भी डायमेंशन, कुछ भी शेप हो सकती है, पर वो कहता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इस पे चाहे कितना भी फोर्स लगा लो किधर से भी, इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा लो किधर से भी, पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। थैंक यू जावेद, थैंक यू सो मच। जैसे कि मान लो एक तो तुम रबड़ की बोल लो, और एक ले लो तुम हाथ में पत्थर, ठीक है। एक तो रबड़ की बॉल ले लो और एक ले लो पत्थर। सपोज तुम रबड़ की बॉल को प्रेस करोगे तो प्रेस हो जाएगी। अब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे 2, अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो प्रेशर लगाने के बाद वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी शेप चेंज हो जाएगी। रबड़ की बॉल की शेप आराम से चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्पंज होता है, स्पंज देखा है ना तुमने, तो स्पंज को हम भींच देते हैं तो पूरा दब जाता है एकदम। दबने से क्या होता है, उसकी सारी शेप और सारी डायमेंशन चेंज हो जाती है, और उसके अंदर जो भी 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। वहीं पे अगर पत्थर को लोगे, पत्थर पे कोई भी फोर्स लगा लो, अगर वो टूट गया तो बात अलग है, वो टूटना नहीं चाहिए, उस पर कितना भी फोर्स लगा लो, कभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। कभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल नेवर चेंज। तो जो पत्थर है उसको बोलेंगे हम रिजिड बॉडी, जो पत्थर है उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल दीपक, वो पंजाब में बोला जाता है। समझ आई कि नहीं आई बात, बोलो यहां तक क्लियर है?
हाँ बिल्कुल अदिति। अब बात आती है कुछ प्रीलिमिनरीज होती है, कुछ प्रीलिमिनरीज होती हैं, उनको देख लो जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। मैं जल्दी जल्दी से 5 मिनट के अंदर निपटा देता हूं कि सबसे पहले मास क्या होता है। मास क्या होता है? मास को तुम हिंदी में बोलते हो द्रव्यमान। ये क्या होता है? तो वो क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत अच्छी थी, मैथ से तो बहुत अच्छी थी मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स, पर इंटरेस्ट मैथ में था इसलिए छोड़ दिया। केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी थी मेरी। तो द्रव्यमान और मास क्या होता है ये देखो। तो ये होता है कि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान बोलता है कि एक कोई भी बॉडी है इस दुनिया के अंदर, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के अंदर जितना मैटर स्टोर्ड है, उसके अंदर कितना मैटर स्टोर्ड है, तो वो बोलता है सिंपल लैंग्वेज में एकदम, मैटर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, मैटर स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी है, मैटर स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर स्टोर्ड है, नहीं एरिया ऑक्यूपाइड नहीं, मैटर कितना स्टोर्ड है, मैटर कितना स्टोर्ड है, वो चीज तुम्हें देखनी है कि वो होता है मास। मतलब अंदर चीजें क्या भरी हुई हैं, हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हार्ड मास भरे हुए हैं, नसें हैं, सारी चीजें हैं, ब्लड है, वो हमारा क्या है, वो सारा मिलके क्या कर रहा है, मास बना रहा है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें फिल्ड अप हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उस सारे को हम बोलते हैं मास, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मास। क्लियर हो गई बात? बोलो। सिंपली उसको हम कैसे मेजर कर लेते हैं, केजीज में मेजर कर लेते हैं, ग्राम्स में मेजर कर लेते हैं, पाउंड्स में मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मैटर जो है वो स्टोर्ड कितना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको बोलेंगे हम मास। मास के बाद आता है तुम्हारा फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल होता है। फोर्स क्या होता है? बल होता है। तो बल क्या होता है ये देखो। फोर्स एक ऐसा एक्शन होता है, एक्शन on a body which tries to change its state, of rest or motion, ठीक है। मैटर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें भरी हुई हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें भरी हुई हैं दीपक, उसको बोलेंगे हम मैटर, ठीक है। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है? फोर्स एक ऐसा एक्शन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है, जिससे हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका स्टेट चेंज हो जाए। अगर वो रेस्ट में रखा है ऑब्जेक्ट, तो उस पर बल लगा के, फोर्स लगा के हम कोशिश करेंगे कि वो मोशन में आ जाए। और अगर कोई ऑलरेडी मोशन में चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रोक दिया जाए तो वो रेस्ट में आ जाए। तो दोनों चीजों के लिए हमें अपनी तरफ से एक एक्शन करना पड़ेगा, एक अपनी तरफ से एक पावर लगानी पड़ेगी, और उससे जब वो रुकेगा उसका क्या होगा, उसका स्टेट चेंज होगा। अगर वो रेस्ट पे रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगा के अगर उसको मूव कर दिया, या फिर अगर तुम एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है और उसके ऊपर तुमने एक एक्शन लगाया और उसको रोक दिया, तो ये जो एक्शन है, इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर्स, इसको हम बोलते हैं फोर्स, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा फोर्स। फोर्स के बाद फोर्स की यूनिट सभी को पता होंगी, फोर्स की यूनिट्स न्यूटन व्यूटन होती है, वो देख लेंगे, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर होता है वेट। वेट क्या होता है? वेट तो वजन होता है ना। वेट तो क्या होता है? वजन होता है। वेलकम चंदन। वेट क्या होता है? वजन होता है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर भार, टेक्निकल वर्ड तो भार होता है, वजन नहीं होता है, टेक्निकल वर्ड तो शायद भार होता है ना, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना वेट है। अब वेट एक बहुत अच्छी चीज है। वेट क्या है? एक बहुत अच्छी चीज है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट कितना होगा? वेट एक्चुअली में क्या होता है? फोर्स ही होता है। वेट एक्चुअली में क्या होता है? फोर्स ही होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि देखो, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो अपनी तरफ खींच रही है।
हर ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो अपनी तरफ खींच रही है ड्यू टू ग्रेविटी। तुम्हें पता है कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी होती है जिससे हम सारे धरती पे टिके हुए हैं। वैसे तो कोई नहीं टिका हुआ, सबके ख्याल हवा में चलते हैं, दिमागी रूप से धरती पे नहीं टिके हुए हैं, पर कदमों के रूप से तो टिके ही हुए हैं, है ना। वैसे तो कोई टिकता कहाँ है, फिर जब उसके थप्पड़ टिकते हैं जाके, जब उसकी हालत खराब होती है फिर वो मेंटली भी आ जाता है धरती पे। वैसे सारे के सारे टिके हुए हैं धरती पे ही, ठीक है। तो ये धरती पे जो हम टिके हुए हैं, इसका कारण कौन है? इसका कारण है तुम्हारे अर्थ के अंदर एक इंसान बैठा है जो तुम्हें पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसा मानो, ठीक है। और वो क्या है तुम्हारा, वो किसी स्पीड से तुम्हें अपने अंदर खींच रहा है। ये अर्थ है तुम्हारी, ये अर्थ है, यहां पे एक इंसान खड़ा है, तो इस इंसान को अर्थ जो है वो अपने अंदर खींच रही है, ठीक है। तो जितने फोर्स से अर्थ अपने अंदर खींचती है, जितने फोर्स से जब अर्थ अपने अंदर खींचती है, उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? वेट बोल देते हैं। तो अर्थ का लगाया हुआ फोर्स अपनी तरफ, अर्थ का लगाया हुआ फोर्स अपनी तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। और ये वेट निकलता कैसे है? अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर m मास है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर m मास है, तो हम उसको क्या करते हैं? g से मल्टीप्लाई कर देते हैं। g क्या होता है तुम्हारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वो फोर्स होता है जिससे तुम्हारी बॉडी हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होता है। यूनिट नहीं पता मेरे को, पर g की वैल्यू 9.8 होती है। हमारे काम मुश्किल ही आएगी, हमारे काम क्या आएगी? मुश्किल ही आएगी। बाकी g की वैल्यू 9.8 होती है। किसी किसी के अंदर वो 10 भी बोल देता है, ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए वो 10 भी बोल देता है। तो ये हो गया तुम्हारा वेट, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? डन। कहां चले गए? 1 घंटा हो भी गया है। चलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। कमेंट्स वो करना पड़ेगा, क्या बोल रहे, रिफ्रेश करने पड़े। डन। चलो, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हो गई जिनकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। अब नेक्स्ट पे आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स क्या होती है। फोर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी? तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके अंदर एक फोर्स रिप्रेजेंट होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, एक फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं एक फोर्स को अप्लाई करने में। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन या फिर डायरेक्शन बोल दो, लाइन ऑफ एक्शन बोल दो या डायरेक्शन बोल दो। दूसरा क्या बोल दो? मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या बोल दो? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और तीसरा क्या बोल दो? लाइन ऑफ एक्शन, दूसरा बोल दो मैग्नीट्यूड, और तीसरा क्या बोल दो? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक फोर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि मान लो यहां पे क्या रखा है, यहां पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। एक पॉइंट तो है ए और एक पॉइंट है बी। तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने ए से बी के ऊपर, ध्यान से देखना, मैंने ए की तरफ से बी की तरफ एक फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन का, मान लो 10 न्यूटन का। तो अब इस चीज को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? मैंने क्या कहा है, मैंने ए की तरफ से बी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो देखो, तीन तीन चीजें चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड जो कि 10 न्यूटन हो गया, एक डायरेक्शन हो गई ए टू बी, और एक हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किस पे लगाया है? बी के ऊपर लगाया। किसके ऊपर लगाया है? बी के ऊपर लगाया है। तो हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम एक लाइन बनाएंगे ए से बी पे, क्योंकि हमने ए से बी की तरफ एक फोर्स लगाया है, ठीक है। ए से बी की तरफ हमने एक फोर्स लगाया है, ठीक है। और
जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे एक एरो से, और यहां पे लिख देते हैं हम 10 या न्यूटन भी लिख देते हैं। तो इन तीन, हमने तीन चीजें रिप्रेजेंट कर दी, एक तो लाइन, एक बता दिया ए से लगा हुआ है, और मैग्नीट्यूड दिखा दिया, और किस पे गए, बी पे। तो इसका मतलब है कि हमने ए से बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन लगाया। इस तरह के क्वेश्चंस लिखे मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तुम्हें खुद समझना है इस सारी चीज से कि ए की तरफ से बी पे फोर्स लगाया है। डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। क्या कि किस से किस तरफ लगा हुआ है, किस से किस तरफ लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, एक तो होता है लाइक फोर्स, जैसे होता है तुम्हारा क्या, लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स, वैसे ही तुम्हारा क्या होता है, लाइक फोर्सेस एंड अनलाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस क्या होते हैं, एक जैसे फोर्स। एक जैसे फोर्स का मतलब क्या, जो सेम डायरेक्शन में लग रहे हो। लाइक फोर्सेस क्या होते हैं, जो सेम डायरेक्शन के अंदर लग रहे हो। और अनलाइक फोर्सेस क्या होते हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। अनलाइक फोर्सेस क्या होते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लाइक। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए होगा, हाँ, ए पर फोर्स लगाकर बी की तरफ गए, नहीं ऐसा नहीं है, ए के ऊपर फोर्स लगा के बी की तरफ नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है। ए के ऊपर फोर्स लगा के बी पे नहीं गए हैं, ए की तरफ से बी के ऊपर फोर्स लगाया है, ए की तरफ से बी के ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक है आदर्श। के ऊपर, ए के ऊपर से हमने फोर्स लगाना शुरू किया है, ठीक है। ए के ऊपर से हमने फोर्स लगाना शुरू किया, तो हमारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी है जो बी की तरफ जा रही है, ठीक है। समझ आ रही बात, क्लियर हो गई बात। तो लाइक फोर्सेस क्या हो गए, जो सेम डायरेक्शन में लगेंगे, और अनलाइक फोर्सेस क्या हो गए, जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे। क्लियर हो गई बात, बोलो। इज इट क्लियर? अरे यार ये कमेंट फिर से रुक गए, फिर रिफ्रेश करने पड़ेंगे। नहीं अभी तो है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हाँ, एकदम ऐसे ही समझो, बिल्कुल ए से चालू होकर बी पे लगा, ऐसे समझ लो, बिल्कुल ए से चालू होकर बी पे लगा, बिल्कुल ऐसे समझ लो। अब वो कहता है कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। वो कहता है कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कब होता है। ये तुम्हें क्वेश्चंस में काफी देखने को मिलेगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कब होगा, कि तुम्हारे फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, जो तुम्हारे फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, तुम्हें ये देखना है, ठीक है। तो कहता है कि सबसे पहले तो फोर्सेस क्या होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए। पहला तो बोलता है सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। दूसरा कहता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। और तीसरा कहता है कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो सेम होनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइन ऑफ एक्शन वाला, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारा, यहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो तुमने एक फोर्स तो इस ऊपर वाले कोने पे लगा दिया 10 न्यूटन का, और एक फोर्स लगा दिया यहां पे 10 न्यूटन का। तो क्या ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्या इस पे कोई ओवरऑल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्या खुद सोचो, पड़ेगा ना। ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम जाएगा, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसे घूम जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो फोर्सेस है ना, ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है,
ये है। तो इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, तुम्हारी सेम होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होनी चाहिए, तुम्हारी सेम होनी चाहिए। देखो कुछ ऐसे, जब ये फोर्स एकदम बराबर बराबर सेम लाइन पे लगेगा, जो दूसरे वाला फोर्स है वो इसके एकदम यहां पे होना चाहिए, जो दूसरे वाला फोर्स है वो उसके यहां पे होना चाहिए एकदम। अब जाके इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो थी वो सेम बनी ना, जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन थी वो जाके अब क्या बनी, तुम्हारी सेम बनी। ठीक है, अब जाके तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन क्या बनी, सेम बनी। नमस्ते त्रिलोक। अब ये रेस्ट में, अब ये मूव नहीं करेगा, अब जाके तुम्हारा क्या बना है, इक्विलिब्रियम बना है। क्लियर हो गई बात? समझ गए बात को? बोलो। पता नहीं कहां चले गए। चलो, अब इसके बाद आता है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। हमने फोर्सेस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, हमने फोर्सेस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। तुम जो क्वेश्चंस करोगे उसके अंदर तुम्हें 3 तरह के फोर्स दिखेंगे। जब तुम क्वेश्चंस करोगे, इक्विलिब्रियम का मतलब अंगद साम्य अवस्था, साम्य अवस्था मैंने अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस जो है वो तुम्हारे 3 तरीके के मिलेंगे, जो आसान आसान है एकदम। तीसरी वाली टाइप समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली होती है एक्शन एंड रिएक्शन टाइप। तुम्हें पहला फोर्स कुछ ऐसा दिखेगा, एक्शन एंड रिएक्शन टाइप। तुम्हें फोर्स दिखेगा एक्शन और रिएक्शन टाइप का। ठीक है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारी क्या है, कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। इसको जो अर्थ है वो मैंने माना कि 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है ना। जो ऑब्जेक्ट है, जो अर्थ है वो तुम्हारी क्या खींच रही है, 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है। अब हम इतना स्टेबल खड़े क्यों होते हैं? हम इतना स्टेबल सिर्फ अर्थ के खींचने की वजह से नहीं खड़े रहते। हम इतना स्टेबल सिर्फ अर्थ के खींचने की वजह से नहीं खड़े रहते। सोचो, हम इतने साल के हो गए, हम इतने सालों से धरती पे खड़े हुए हैं और धरती हमें नॉन स्टॉप खींचे जा रही है और हमारी शेप चेंज नहीं हो रही। अगर इतने साल से जब अर्थ हमें खींचे जा रही है तो हम तो एकदम फ्लैट हो जाने चाहिए थे अब तक, या हमारी शेप डिस्टर्ब हो जानी चाहिए थी, नीचे से चौड़े हो जाते और ऊपर से एकदम भेड़े हो जाते, क्योंकि अर्थ हमें खींच रही है तो हमारा सारा मास नीचे जाके इकट्ठा हो जाना चाहिए था। हमारा सारा मास जो है वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि अर्थ खींच रही है, ये बात तो ठीक है, पर एक ऐसा है जो हमें वापिस उस चीज को बैलेंस करवा रहा है। तो जो धरती है वो ये काम करती है, जो अर्थ है ना, जो सरफेस है, सरफेस ये काम करता है कि जितने फोर्स से अर्थ ने खींचा उतना ही फोर्स अर्थ ऊपर की तरफ भी लगा रही है। तो जो तुम्हारा सरफेस है ना, जिस फ्लोर पे तुम खड़े रहते हो, वो फ्लोर उतना ही फोर्स उल्टा भी लगा रहा है। तो ये जो वापिस फोर्स लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा रिएक्शन फोर्स है। 10 न्यूटन का ये क्या है, तुम्हारा रिएक्शन फोर्स है। ये क्या है, तुम्हारा रिएक्शन फोर्स है। ये रिएक्शन फोर्स है और ये कैसा है तुम्हारा, ये एक्शन फोर्स है। तो पहली टाइप तो तुम्हें फोर्सेस की कुछ ऐसी देखनी पड़ेगी। दूसरी टाइप हमारे किसी काम की नहीं है, दूसरी टाइप जो है वो हमारे किसी टाइप की नहीं है। दूसरा है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। दूसरा है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ये फिजिक्स में जो फालतू हम पढ़ते हैं शुरू में कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा सन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, पर इन दोनों के बीच में एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तभी जो हमारी अर्थ है ना वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा ना, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो हमारी अर्थ कहीं चली गई होती, हमारी अर्थ स्पेस में कहीं भटक गई होती। पर क्या है कि जो सन है उसने अर्थ को अपनी तरफ खींचा हुआ है और अर्थ एक जगह रुकी हुई है, अर्थ एक जगह रुकी हुई है और ये क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। देखो ये है ना हमारे यूनिवर्स का रूल है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी टॉपिक से डेविएट होने वाली बात है, छोटी सी टॉपिक से डेविएट होने वाली बात है पर बताता हूं। मान लो यहां पे एक बहुत बड़ा क्या है, स्टार है, सन से भी बड़ा स्टार है, सन से भी बड़ा क्या है, स्टार है। हाँ मैं और भी बात करूंगा, ये मैक्रो लेवल पे बात करूं, मैं माइक्रो लेवल पे भी बात करूंगा अवंती, मैं समझाऊंगा। देखो ये एक बहुत बड़ा तारा है, सूरज से भी बड़ा तारा है, स्पेस में कहीं बाहर है, स्पेस में कहीं बाहर है। अब क्या हो रहा है कि एक छोटा सा उल्का पिंड आ रहा है, उल्का पिंड समझते हो, एस्ट्रॉइड, एक एस्ट्रॉइड आ रहा है, ये एक एस्ट्रॉइड है स्पेस में दूर से चल के, एस्ट्रॉइड ये मस्त घूमता फिरता आ रहा है, ये स्पेस के अंदर मस्त घूमता फिरता आ रहा है, ठीक है एस्ट्रॉइड। अब ये सन से भी बहुत बड़ा है और ये एस्ट्रॉइड बेचारा छोटा सा है, मान लो ये कितना, अर्थ से थोड़ा मोड़ा छोटा लगा लो, हमारी धरती से थोड़ा मोड़ा छोटा। अब ये मस्त फिरता हुआ आ रहा है, जैसे ही ये स्टार के थोड़ा सा पास आएगा, इस तारे के पास आएगा, तारा इसको अपनी तरफ खींचेगा, तारा इसको अपनी तरफ खींचेगा। पर भाई ये इतना भी कमजोर नहीं है, पर ये इतना भी कमजोर नहीं है कि ये इसके अंदर घुस जाए, इतना भी कमजोर नहीं है। तो ये इसको नॉन स्टॉप अपनी तरफ खींचता है और ये अपने आप को थोड़ा सा रोकता है, नहीं भाई नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। पर ये तो बहुत बड़ा है, इसकी बात भी माननी पड़ेगी और इसको रुकना भी नहीं है, ये एक जगह रुक भी नहीं सकता है क्योंकि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, खतरनाक वेलोसिटी है, लाइट जितनी वेलोसिटी है, अभी रुक भी नहीं सकता और ये खींचेगा भी इसको। तो अल्टीमेटली ये जाता 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 फिर इसके चारों तरफ क्या करने लग जाता है, रिवॉल्व करने लग जाता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करने लग जाता है, रिवॉल्व करने लग जाता है। तो इसी तरह मून बन जाते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं ना, हमारे जो ग्रह होते हैं उन सब के तारे, उन सब के चांद होते हैं ना सबके, जैसे शनि ग्रह के 21-21 हैं, जैसे शनि ग्रह के 21-21 तारे हैं, चांद है, हमारी अर्थ का एक है, हर ग्रह के चांद होते हैं। तो वो चांद कैसे बने, वो अर्थ के वो उस ग्रह के पास से जा रहे थे और जैसे ही वो उसके पास से जा रहे थे तो उस ग्रह ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और वो जिससे खींचा उसको हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं अट्रैक्शन का फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स बोलते हैं। अब जब ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में करीब आने लग जाते हैं तो रिपल्शन भी होने लग जाता है, रिपल्शन भी, एक दूसरे को दूर भी धकेलने लग जाते हैं। वही तो रीजन है कि ये स्टार जो है इसके अंदर घुसा नहीं जाके, वही तो रीजन है कि ये जो एस्ट्रॉइड है वो इसके अंदर घुसा नहीं जाके, क्योंकि रिपल्शन भी हो रही है। तो यहां पे क्या है, अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, एक दूसरे, अट्रैक्शन को अब हिंदी में नहीं बताया, रिपल्शन एक दूसरे को दूर धकेलना, अट्रैक्शन एक दूसरे को पास खींचना, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल में कोई कांटेक्ट नहीं है इनके बीच में, एक्चुअली में इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, पर इनके बीच में फिर भी फोर्स लाई कर रहा है। एक फोर्स तो है जो इनको खींच रहा है और एक फोर्स जो है इनको आपस में धकेलवा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ठीक है दीपक। अब बात करते हैं थर्ड, जो हमारे काम आएगी काफी, टेंशन एंड थ्रस्ट, टेंशन एंड थ्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें मेरे को लग रहा है हर क्वेश्चन में दिख जाएगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है लिख देता हूं मैं, नहीं तो कई बच्चे नाराज हो जाएंगे। आकर्षण एंड, और अब एंड को भी फिर हिंदी में लिखूंगा, और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल। क्लियर हो गई बात। अब आता है तुम्हारा एक्शन एंड, टेंशन एंड थ्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट तो नहीं, एक हुक है, ये क्या है, ए पॉइंट के ऊपर कोई हुक लगा हुआ है, ए पॉइंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, हुक लगा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, यहां पे एक हुक है, थैंक यू गरिमा, और इस हुक से एक रस्सी लटकी हुई है, ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक ट्रस्ट लिख दिया क्या सॉरी ट्रस्ट लिख दिया, थ्रस्ट लिखो, एच और लगा लो, ट्रस्ट लिख दिया, बहुत महंगी चीज लिख दी, बहुत एक्सपेंसिव चीज लिख दी मैंने, ठीक है। तो ट्रस्ट और टेंशन देखते हैं, पहले टेंशन देखते हैं फिर थ्रस्ट देखेंगे, ठीक है। टेंशन को क्या बोलते हैं, तनाव बल, टेंशन को बोलते हैं तनाव बल, थ्रस्ट को क्या बोलते हैं वो भी बता देना। तो देखो यहां पे एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका वेट क्या है, W है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो W है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना है, W है, वेट कितना है, W। तो W जो वेट है वो वेट से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर एक खिंचाव पैदा हो रहा है। एक्चुअली में ये जो खिंचाव है ना, इसी को टेंशन बोलते हैं। जब हम एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं तो ऑब्जेक्ट तो नीचे जाएगा क्योंकि धरती उसको अपनी तरफ खींचेगी, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, पर रस्सी चाहेगी कि भाई मैं नहीं खींचना चाह रही हूं तू वापिस आ, मैं नहीं खींचना चाह रही हूं तू वापिस आ। वो रस्सी भी चाहेगी कि भाई मैं अपनी शेप को क्यों चेंज करूं, ठीक है। तो रस्सी भी उसको वापस से खींचने की कोशिश कर रही है, तो उस रस्सी में एक खिंचाव आ रहे हैं, खिंचाव मतलब खींचने की कोशिश कर रही है। तो अगर एक हुक से एक ऑब्जेक्ट तुमने लटकाया हुआ है और वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा जा रहा है अपने वेट से, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने वेट से धरती की तरफ खींचा जा रहा है, पर रस्सी चाह रही है कि ये वापिस आए, खिंचाव ना हो, तो रस्सी ना उसको वापिस खींचने की कोशिश कर रही है, रस्सी उसको वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ये एक जगह रुक जाता है, लटक के एक जगह रुक जाता है, लटक के एक जगह रुक जाता है। अगर अर्थ इसको खींचती ही चली गई तो रस्सी टूट जाएगी, अगर अर्थ इसको खींचती ही चली गई तो रस्सी टूट जाएगी। पर ये लटका क्यों रहता है, क्योंकि जो रस्सी का जो खिंचाव है, रस्सी का वो खिंचाव है वो इतना है कि इसको रोक सकता है, तो खिंचाव ऊपर की तरफ लगता है, वापस की तरफ। और जो ये खिंचाव लग रहा है ना ऊपर की तरफ, जो ये खिंचाव लग रहा है रस्सी में ऊपर की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेंशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, जोर बल, ठीक है। थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, जोर बल। समझ में आई कि नहीं आई बात, बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। तो टेंशन क्या है, वापिस लगने वाला जो फोर्स है वो है, और टेंशन जो है ना वो क्या होता है, ऑलवेज अपोजिट टू ऑब्जेक्ट होता है, ऑलवेज अपोजिट टू ऑब्जेक्ट होता है। जो टेंशन होता है तुम्हारा दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो उससे हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब यहां पे तुम्हें पुली के क्वेश्चन दिखेंगे, एक जैसे कि ये पुली लगी हुई है, इस पुली के ऊपर से यहां पे एक ये ऐसे स्ट्रिंग लटकाई हुई है मैंने, इस पुली के ऊपर से मैंने यहां पे एक ये स्ट्रिंग लटकाई हुई है, इसके ऊपर ऐसे डाली हुई है। पुली समझते हो ना, जैसे हम जो कुएं में से पानी निकालते थे बहुत पहले, तो वो चक्का लगा रहता होगा, वो चक्का जो गोल गोल होता है उसके ऊपर रस्सी डाल के हम पानी निकालते थे ना, उसको पुली बोलते हैं। हिंदी में वर्ड नहीं पता, चक्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये पुली है। पुली के ऊपर से हमने एक रस्सी डाली हुई है और पुली के एक तरफ ऑब्जेक्ट लटका हुआ है जिसका वेट W है। पुली की तरफ एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, हाँ बहुत गंदी राइटिंग है मेरी हिंदी की, बिल्कुल अदिति हिंदी की राइटिंग बहुत गंदी है, पहले भी गंदी थी, हाँ बिल्कुल देखें, घिरनी जो भी है, चलो। तो यहां पे जो है तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, यहां पे जो है एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, और यहां पे ना एक फोर्स लगा हुआ है, यहां से एक फोर्स लगा हुआ है जो इसको वापस अपनी तरफ खींच के बैलेंस कर रहा है। एक ऐसा फोर्स लगा हुआ है जो इसको बैलेंस कर रहा है। ये मान लो यहां से हमने पकड़ा हुआ है इसको, यहां पे इसको हमने पकड़ा हुआ है। अब बताओ टेंशन कहां लगेगी, अब बताओ टेंशन कहां लगेगी, बताओ टेंशन का कैसे लगेगी और कहां पे लगेगी, ये बताओ।
बिल्कुल। तो वो क्या लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। वो क्या लगेगी, डब्ल्यू से ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो तुम्हारी टेंशन है वो यहां लगेगी, ये लगेगी टेंशन, ठीक है, वो यहां पे लगेगी तुम्हारी टेंशन कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गई बात, बोलो। पी की तरफ लगेगी, कहने का मतलब ये है पी की तरफ लगेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ लगेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, ये चाहेगा कि मेरी तरफ आए, ये रस्सी चाहेगी कि मेरी तरफ आए, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये हो जाएगी तुम्हारी टेंशन। लास्ट पढ़ लेते हैं, बस फिर खत्म करेंगे। लास्ट आता है तुम्हारा थ्रस्ट। तो ये बढ़िया है, हमारे बेसिक्स हो गए। थ्रस्ट क्या होता है, देखो थ्रस्ट क्या होता है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। थ्रस्ट में क्या होता है, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट ए रखा है और यहां पे बी है, तो हमने क्या किया, अरे ट्रस्ट फेयर लिख दिया गया, अरे यार लगता है मेरे को कम मिला है ट्रस्ट, जो मैं बार बार लिख रहा हूं, लगता है मेरे को कम मिला, इसलिए मैं बारी बारी लिख लिख के अपनी कमी पूरी कर रहा हूं। हाँ फिजिक्स ही है भाई दीपा। तो कह रहा है कि मान लो थ्रस्ट से हमने क्या किया, एक रोड है, एक रोड है, तो हमने क्या किया, बी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रोड से फोर्स लगाया। ध्यान से सुनना, हमने एक रोड पकड़ी और बी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसको हमने फोर्स लगाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसको एक यूं समझ लो, एक रोड से उस पर फोर्स लगा दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया, और उस ऑब्जेक्ट को मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो कहां आ जाए, वो ए पोजीशन पे चली जाए। बी से फोर्स लगा के मैं उसको ए पे लाना चाह रहा हूं, बी पे लगा के उसको फोर्स मैं ए पे लाना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो, कैसे समझाऊं मेरे को, जैसे कि मान लो ये बोतल है, ये बोतल जमीन पे रखी है, तो मैं इस पे एक ऐसे इसको सरकाना चाह रहा हूं, एक रोड से मैं इसको ऐसे सरकाना चाह रहा हूं, पर जो रोड है वो चाहेगी कि ये ना सरके, रोड जो है वो वापस अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, रोड जो है वो चाहेगी कि वापस ना खींचे। ये मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि जो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इससे ज्यादा बेटर समझोगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ये रोड है जिससे तुम्हें क्या लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, इसको हटाओ, इससे समझो, ये बेकार था, इससे बेटर समझ में आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोड के ऊपर वापस फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो रोड के ऊपर वापस फोर्स लगाएगा, समझ आ रही है बात, ऑब्जेक्ट जो है रोड के ऊपर वापस फोर्स लगाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने माना कि जो तुम्हारा, अब ये ना समझ नहीं आएगी, अब इस पे फोर्स लगाया, ये बात थोड़ी सी समझ में कम आएगी, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, वो ही एग्जाम्पल समझो यार, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज तो क्या होगा, मेरे तो समझ में आ गया, तुम्हें कैसे समझाऊं। मान लो मैंने यहां से एक रोड लगाई, यहां से मैंने एक रोड लगाई और उस रोड से मैंने क्या कर दिया, सरका दिया, मैंने क्या कर दिया, रोड से इसको बी ऑब्जेक्ट से सरका दिया और इसके ऊपर एक फोर्स लग गया एफ। अब तुम ये समझो, इसको छोड़ो सारी बकवास को, तुम सोचो एक बॉक्स रखा है और एक रोड से तुम उस बॉक्स को सरकाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, रोड से तुम उसको सरकाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल, गाड़ी को धक्का देने वाली चीज समझ लो, गाड़ी को धक्का दोगे तो वो वापिस आएगा फोर्स, वापिस एक फोर्स आएगा जो ऑब्जेक्ट की तरफ ही आएगा, वापिस आएगा जो ऑब्जेक्ट की तरफ ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बी पे रखा था, ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा बी पे रखा था, समझ रहे हो। तो एक ऊपर पीछे की तरफ फोर्स आएगा, जो पीछे की तरफ फोर्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है, समझ के देखना कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वापस एक फोर्स आएगा, वापस एक फोर्स आएगा। तो ये जो है ये हमेशा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है, ये हमेशा क्या लगता है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी थ्रस्ट और जो टेंशन है, बाकी थ्रस्ट और जो टेंशन है, हाँ इसी वजह से हाथ दर्द करने लगता है, बिल्कुल ठीक बात है आदर्श, किसी को धकेलोगे तो वापस जो फोर्स आता है वो ही पेन क्रिएट करता है, ठीक है।
तो बस तुम्हें यह समझना है कि टेंशन तो अवे लगती है, टेंशन तो अवे लगती है, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट लगता है, और जो थ्रस्ट है वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है। जो थ्रस्ट है वो कहां लगता है? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है। क्लियर हो गई बात? तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, ये बेसिक्स बता दिए। कल से हम करेंगे, कल फोर्स का रिजोल्यूशन कर लेंगे, तुम्हारा जो पहला टॉपिक है। पहले फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे कल, फिर लेमीज थ्योरम करेंगे। कोशिश करेंगे कि दो या तीन क्लास में इसकी थ्योरी निपटा दी जाए। ठीक है, तो चलो बस जाओ, अब टाइम भी हो गया। अब मिलेंगे हम कल। तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम कल, और कल इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सी यू टुमारो, बाय, हैव ए गुड डे, बाय। हाँ, 6